एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती, एक आस, एक आस्था, एक विश्वास। यही तो है एक नए और अच्छे दिन की शुरुआत। नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा शाह, आप तमाम सुधी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, एक ताजगी भरी सुबह की शुरुआत हो गई है और जब एक नए दिन की शुरुआत आती है तो ज़िंदगी में नए चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि ज़िंदगी और उतार और चढ़ाव का ही तो नाम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब ज़िंदगी में उतार आ जाते हैं चढ़ाव के बजाय तो हम घबराते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे साथ कुछ गलत घटित हो जाता है या हमारे आसपास हम ऐसा होते देखते हैं। तब हम क्या सोचते हैं? तब हम ये सोचते हैं कि हमें न्याय मिले, और न्याय के विषय में हमें जानना तब बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इसी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे जो कि हमें बताएंगे हमारे मौलिक अधिकारों के विषय में, यानी कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है उसके विषय में। इतना ही नहीं दर्शकों, इसी के साथ साथ कहते हैं ना कि बदलना ही ज़िंदगी का दस्तूर है, तो इसी क्रम में किस तरीके से भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू की गई है, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ हमारे हक में है, ये सारी बातों के लिए जानकारी प्राप्त करेंगे हम एक और ख़ास मेहमान से। यानी कि आज एक नहीं बल्कि दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे स्टूडियो में। इन सारी बातों पर चर्चा होगी, बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करेंगे, लेकिन क्यों ना हम अपने शरीर के साथ साथ अब हम अपने मन और मस्तिष्क को भी तरोताज़ा कर लें, ताजगी से भर लें। जी हाँ, कैसे करेंगे? ऐसे कि हम बिहार बयान कार्यक्रम की हर रोज़ शुरुआत करते हैं कुछ महापुरुषों के ऐसे वचन से, ऐसे विचारों को आत्मसात करके, जिससे कि हम पूरे दिन तरोताज़ा और पॉजिटिव रह पाते हैं। तो आइए ना देखते हैं सबसे पहले हमारा पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ज़िंदगी में कई बार गलत घटित हो जाता है, क्योंकि उतार चढ़ाव लगा रहता है, और इसी क्रम में जब कुछ गलत हो तो हम किस तरीके से न्याय प्राप्त करें, क्या कुछ हमारे हक में है, क्या कुछ हमारे अधिकार हैं, उनको जानने का वक्त है। यूँ तो संविधान में ऐसे अधिकारों को जो है वो संविधान के द्वारा ही प्रदत्त किया गया है, और ये जो है कानून के द्वारा संरक्षित भी किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी नागरिक हैं उनको ये सारे अधिकार उपलब्ध है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर कुछ भी उल्लंघन होता है संविधान के द्वारा, इसमें दंडनीय, इसको अपराध भी माना जाता है। क्या कुछ निहित है हमारे संवैधानिक अधिकार में, हमारे मौलिक अधिकार क्या है? आइए ना इस विषय को और बेहतर तरीके से समझते हैं हमारे सॉफ्ट स्टोरी के द्वारा। संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और सरकार के दायरे में रहते हुए उनके जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। भारत में संवैधानिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, जिन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है। ये अधिकार नागरिकों को उनकी गरिमा, स्वतंत्रता और असमानता की रक्षा के लिए प्रदान किए गए हैं। कुछ प्रमुख संवैधानिक अधिकार इस प्रकार हैं। समानता का अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। स्वतंत्रता का अधिकार इसमें बोलने की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अधिकार मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन, प्रचार और अभ्यास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यह अधिकार विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा करने की अनुमति देता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार
यह नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति प्रदान करता है। संवैधानिक अधिकार नागरिकों और राज्य के बीच एक संतुलन बनाए रखते हैं। यह न केवल नागरिकों को राज्य के अत्याचार से बचाते हैं, बल्कि उनके विकास और समृद्धि को भी सुनिश्चित करते हैं। संवैधानिक अधिकार हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। यह न केवल एक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि देश के लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। संविधान में दिए गए ये अधिकार सभी के लिए समान हैं और इन्हें किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। भारत का संविधान भारत में लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। यह इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपाय भी देता है और इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोगों को राहत पाने में मदद भी करता है। जी हाँ दर्शकों, संवैधानिक अधिकार ऐसे अधिकार जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और कानून के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। इस विषय पर ख़ास बातचीत के लिए आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे स्टूडियो में हैं रिटायर्ड जज ऑफ पटना हाई कोर्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हमने देखा और सुना भी किस तरीके से जो हमारा संविधान है वो क्या कुछ उसमें निहित है और क्या कुछ हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे भारतीय संविधान के विषय में और इसी के साथ साथ हमारे संवैधानिक अधिकार के विषय में भी क्या कुछ बताएंगे। हम सभी जानते हैं कि 1947 के पहले हम पर शासन करने वाला अंग्रेज हुआ करता था। तो अंग्रेज जैसा चाहता था वैसा कानून बनाता था और हम पर शासन करता था। लेकिन निश्चित रूप से 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद अब शासन हमारे हाथ में आ गया, तो लोगों को समझना पड़ा कि अब हम अपने नागरिकों पर शासन कैसे करेंगे। इसके लिए 2 साल करीब 11 महीना 18 दिन लगा इनको एक लिखित डॉक्यूमेंट बनाने का। उसी के अनुसार देश में शासन होगा। यही संविधान है, संविधान और कुछ नहीं है। ये एक लिखित डॉक्यूमेंट है जिसके अनुसार देश चलेगा। तो इस संविधान में देश कैसे चलेगा इसके लिए भी कानून है, साथ साथ इसका जो उद्देश्य बनाया गया है उसी में सब कुछ है। जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। हम लोग ने कह दिया कि हम लोग सब मिलके एक संविधान बनाते हैं जिसमें यहाँ के नागरिकों को जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगा, सबको इक्वलिटी होगा, आपस में भाईचारा होगा। तो ये उद्देश्य हमारा रहा। तो संविधान संक्षेप में वही है, एक लिखित डॉक्यूमेंट है जिसको आप कानून कह सकते हैं। उसी के अनुसार देश को चलाना है और उसके बाहर अगर देश को कोई चलाना चाहता है तो संविधान का उल्लंघन होगा। अपने ऊपर ही हम लोगों ने अपना एक कानून बनाया है। संक्षेप में समझिए कि देश को चलाने के लिए जो हमने नियम बनाया है वही संविधान है। सिंपल सी, इसमें ज़्यादा विद्वता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा छेड़छाड़ इसमें अपनी बात करने लगेगा, विद्वता कीजिएगा तो इसकी मौलिकता ही समाप्त हो जाएगी। तो संविधान को मौलिक रहने दीजिए। बिल्कुल, इसीलिए कहते भी हैं कि संवैधानिक अधिकार ही मौलिक अधिकार है हमारे। और सर, आपने कहा कि संविधान में जो कुछ लिखा है वैसे हमारे देश को चलना है। तो देश की जब बात आती है तो देश के नागरिकों की भी बात आती है, उनके हक हकूक़ की भी बात आती है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर संवैधानिक अधिकार क्या है नागरिकों के लिए और ये जानना कितना ज़रूरी है नागरिकों को? देखिए, संविधान को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ ओनली नॉलेज विच कैन प्रोटेक्ट यू। जब आप जानते हैं कि इस रास्ते में नदी है तो उस रास्ते में नहीं जाके दूसरे रास्ते से चलिएगा। तो अनलेस यू हैव गॉट नॉलेज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आप अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो संक्षेप में मैंने आपको बताया कि संविधान का एक पार्ट तो देश चलाने के लिए है, लेकिन इसका मेन जो उद्देश्य है, प्रेम्बल है, उसी में सब कुछ है। बट हु विल डू इट? करेगा कौन इसे? ऑफ कोर्स हम इलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट को। इट इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फुलफिल, टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशंस।
वो अलग बात है। इसलिए इसमें हमने सबसे बड़ा प्रोटेक्ट किया मौलिक अधिकार, जिसको मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये लेमेंस में समझना पड़ेगा, और इसको विद्युता में ले जाइएगा तो उसका अर्थ बिगड़ जाएगा। सिंपल है कि आप जब जन्म लिए हैं तो एक ही आपको रिक्वायरमेंट है, आप मरना नहीं चाहते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नेवर वांट टू डाई। तो सबसे बड़ा अधिकार यही मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू लाइफ है, कि आपका जीवन कोई नहीं ले लेता। आर्टिकल 21 इसको डिफाइन कर देता है, वो मौलिक अधिकार में है, जो कि आप आगे बात करेंगे, जो 12 से पार्ट 3 में है, 12 से लेकर 35 तक उन अधिकारों की चर्चा की गई है, बात की गई है, प्रोटेक्ट किया गया है कि आप मरे नहीं, आपको कोई मारे नहीं। फिर उसको डिफाइन, मरने में बहुत कुछ आता है, क्वालिटी लाइफ होना चाहिए। अगर आपको जेल में रख के ही रखा जाए, दैट इज़ नो लाइफ अनलेस यू हैव गॉट क्वालिटी। तो हमारे संविधान में जो नागरिक का मेन अधिकार था, राइट टू लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट किया गया। इससे रिलेटेड जितना भी है जो लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, वो आर्टिकल 12 को डिफाइन करके और 35 तक उन सारे राइट को, राइट टू स्पीच है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, राइट टू लिबर्टी है, इक्वलिटी है, राइट बिफोर लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और जहाँ जिसका कम रिप्रेजेंटेशंस है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की बात है आर्टिकल 16 वगैरह में। तो संक्षेप में इसको समझिए कि जब ऑनेस्टली हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, अब्राहम लिंकन वाला हमने डेमोक्रेसी को सेलेक्ट कर लिया। तो जब हमने अपना सरकार अपने बना लिया, तो सरकार का दायित्व हो गया कि नागरिक को सुरक्षित रखे, उसको उस सारे अधिकार को सुरक्षित रखे। तो इसी को एक चैप्टर, एक पार्ट में हमने फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर कर दिया, और सारा इसी में आता है। और फंडामेंटल राइट्स दे देने से ही नहीं होगा, प्रोटेक्ट करना। तो उसी में आर्टिकल 32 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को, आपके लाइफ पर कोई अटैक करता है, लाइफ से रिलेटेड किसी राइट्स को, फूड को, राइट टू इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, राइट टू स्पीच है, ये सारा चीज़ पर कोई अटैक होता है तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ आप जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, आर्टिकल 220, फिर हाई कोर्ट्स पर भी जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है, जो हाई कोर्ट, बाकी और उसी से सारे राइट्स निकलते हैं। तो लाइफ का तो एक ही डिमांड है कि आपको कोई मार नहीं दे, आप जीवित रहें, जीवित रहे तो क्वालिटी लाइफ में रहें। तो ये जैसे एक गार्जियन आप अपने बच्चों का मेंटेन करते हैं, जस्ट लाइक दिस इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स। क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो खामियां कहिए ये है कि यू सरेंडर योर एवरी राइट्स टू गवर्नमेंट अंडर द प्रॉमिस ऑफ गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट योर ऑल राइट्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस में गवर्नमेंट का भी ड्यूटी है, नागरिक का भी। तो आपको आ गया फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आ गया, आर्टिकल 15(1)(a) में। तो राइट एंड ड्यूटीज़ तो इंडिविजुअल्स ही करेगा। पर्सन इज, इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट, नॉट द ग्रुप। समाज काल्पनिक है, व्यक्ति यथार्थ है। जैसा व्यक्ति होगा वैसा समाज बनेगा, जैसा व्यक्ति होगा वैसा आपकी न्यायपालिका होगा, जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही आपका कार्यपालिका, विधायिका होगा। तो व्यक्ति अगर बदलते गया तो कार्यपालिका बदल जाएगा, उसका एक्टिविटीज़ बदल जाएगा, न्यायपालिका बदल जाएगा, बिकॉज इट इज़ व्यक्ति, दैट इज़ लिविंग। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लिविंग इंटेलिजेंस का स्लेव है। लिविंग इंटेलिजेंस क्रिएट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट्स लिविंग। लेकिन वी हैव बिकम जस्ट स्लेव टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आवर ओन क्रिएशंस। हम अपने ही क्रिएशंस के स्लेव हो गए। तो जो आपका सब्जेक्ट है संविधान, सबको समझना चाहिए कि संविधान और कुछ नहीं है। हमने जो सरकार बनाया है वो हमारे सारे जीवन की रक्षा करेगा, हमके बच्चों को शिक्षा देगा। और वो फंडामेंटल राइट्स का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, वो सिर्फ राइट ही नहीं दिया है, बस उसका रेमेडीज़ भी
आपको दिया है। बिल्कुल सर। तो अगर मैं बात करूं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक विशेष प्रकार का अधिकार है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ बताएंगे? नहीं, आप एक ही बात वही समझ लीजिए कि आपको जो संविधान राइट्स दिया है, तो राइट्स दे देने से नहीं होगा, राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। तो मौलिक अधिकार में वही संविधान में आर्टिकल 32 है कि आप सुप्रीम कोर्ट, अगर आपके किसी राइट्स का, संविधान से दिए हुए राइट्स का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये विशेषता है फंडामेंटल राइट्स का। बाकी और सारे राइट्स हैं, इसके अतिरिक्त बहुत सारे, जैसे पंचायत राज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है कॉन्स्टिट्यूशन में, माने सभी का एक ही तरफ कंसंट्रेशन है कि नागरिक को कैसे अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान कर सके। अब मान लीजिए कि आप जानते हैं कि हमारे इस राइट का उल्लंघन हुआ है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो आपको फ्री का वकील भी देने का प्रावधान है। तो यू मस्ट नो, आप सिविल कोर्ट्स में केसेस लड़ रहे हैं, आपको नहीं है पैसा, आप लॉयर्स नहीं कर सकते, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू लॉयर्स। तो हर पॉइंट पर अभी देख लीजिए कि आयुष्मान भारत है तो ये है वो है, राइट टू हेल्थ है तो उसको प्रोटेक्ट, राइट टू एजुकेशन है, वही फंडामेंटल राइट्स में है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को आपको स्टेट का ड्यूटी है फ्री एजुकेशन। स्टेट इज नथिंग जस्ट लाइक ए फैमिली। तो फैमिली का जो गार्जियन है उसको पैसा कमाना है और सारे बच्चों को फ्री खाना देना है, फ्री एजुकेशन देना है, फ्री हेल्थ प्रोटेक्ट करना है। जो एक गार्जियन, बच्चा पैसा नहीं कमाएगा, बच्चा जब कमाने लायक होगा तब कमाएगा। सिमिलरली ये स्टेट आपका गार्जियन है, स्टेट पेरेंट्स है नागरिकों का, ये स्टेट्स का ड्यूटी है उसके सारी चीज़ को फ्री करे। पैसा वो कमावे, मेहनत बच्चों से करावे, ठीक है, खेत में काम करे, लेकिन दिस इज ड्यूटी ऑफ दी पेरेंट्स। उसको स्कूल भेजेगा, फ्री कर। इट इज जस्ट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि स्टेट का और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टेट एक पेरेंट्स आपने क्रिएट किया, वो पेरेंट्स का ड्यूटीज़ है कि अपने बच्चों को, जो नागरिक है, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, जस्ट लाइक योर चिल्ड्रन इन योर हाउस। तो ये सारे उसमें बहुत तरह के रेमेडीज़ है, हर तरह के रेमेडीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल धीरे धीरे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। पंचायत राज पहले नहीं था, उसमें आया, फिर लीगल ये रेमेडीज भी है, लीगल हेल्प भी है, अभी है ये लीगल इंस्टीट्यूशंस, लोक अदालत के थ्रू केस मुकदमा है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है। स्टेट्स आर डूइंग इट। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, तो संक्षेप में आप एक ही लाइन में समझ सकते हैं कि आपको जीने का अधिकार और जीने में हेल्प करने का जो भी आपका राइट्स है, सारे को रिकॉग्नाइज किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। अदर लॉज ने भी रिक्वायर, एक लीगल राइट्स होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होता है। लीगल राइट्स लॉ द्वारा होता है, लीगल राइट्स को आपको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो केस ऑफ इमरजेंसी वगैरह में आपके मौलिक अधिकार को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। एंड यू आर इन द यूनियन ऑफ स्टेट है। यहाँ सेंटर का काम अलग है और जो क्षेत्रीय काम है, जो स्टेट्स है आपका, जैसे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, तो ये इसका जो एक कॉन्सेप्ट है, इसका एक चीफ मिनिस्टर होगा। तो ये लोकल इसको अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। कुछ में स्टेट को है, कुछ में सेंट्रल को है, कुछ में दोनों को है। जो बच गया है उसमें सेंटर को है। तो ये कोऑर्डिनेशन की बात है। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एडुकेट करना चाहते हैं तो दे मस्ट नो कि जब उन्होंने डेमोक्रेसी में एक प्रजातंत्र सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आपने चुन लिया है, तो आपके सारे डिमांड को, सारे राइट्स को उसको करना है। उसके लिए रेमेडीज दिया हुआ है। आपको नॉलेज चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे राइट्स का अगर वायलेशंस हो रहा है तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। वकील नहीं है तो उस भी राइट है, आप गवर्नमेंट को चाहे हाई कोर्ट को लिखिए कि आपको वकील भी देगा। सिविल कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जज को लिखिए तो आपको फ्री का वकील भी प्रोवाइड करेगा। तो ये ज़रूरी है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि हमको किस रास्ते से चलना है, किस रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है,
तो नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज योर लाइफ, दैट इज पर्सनल। वो आपके पास नहीं है तो कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशंस होगा तो क्या होगा। आपको मैं बता दिया ना कि इंडिविजुअल जो व्यक्ति यथार्थ होता है, जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही समाज होगा। और आपका राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों पैरेलल है। आप जब तक अपने राइट्स नहीं मिलेगा, आपको प्रोटेक्ट नहीं होगा, जब तक कि आप ड्यूटीज नहीं कीजिएगा। तो ये सारे चीज़ तो बोले ना, देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसको मैन मेड लॉ बोलते हैं, और नेचुरल लॉ जो होता है उससे लाइफ चलता है। यू विल हैव टू फॉलो द नेचुरल लॉ, उसका कोई रेमेडी नहीं है। आपको शराब नहीं पीना है लेकिन पीते हैं तो यू विल बी पनिश्ड। जी बिल्कुल। लेकिन इतनी सारी जब आपने बातें बता दी हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के जहन में सारी बातें, सारी जानकारियां ज़रूर एकत्रित हो गई होंगी। जाते जाते चाहूँगी कि आप कुछ संदेश देते जाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, संदेश के लिए क्या है, चैरिटी बिगिंस एट होम। दर्शकों से मैं सिर्फ इतना ही आग्रह करूँगा कि यू मस्ट नो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अपने चरित्र को परफेक्ट कर लें, और जब चरित्र आपका परफेक्ट हो जाएगा तो यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यू विल नाइदर बी डिपेंडेंट अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट और एनीबडी एल्स। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सारी आपने बातें यहाँ पर ऐसी बताई हैं जो हमें जाननी बेहद ज़रूरी थी, हमारे दर्शकों को जाननी बेहद ज़रूरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पधारने का। जी हाँ दर्शकों, तो हमने जाने कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, क्या कुछ निहित है संविधान में जो कि हमारे अधिकार के रूप में है। अब इसी के साथ वक्त हो चला है एक और विषय पर बातचीत करने के लिए जो बहुत ज़रूरी है। जैसा हम सभी जानते हैं कि बदलाव ही संसार का नियम है और बदलाव फिर हर रूप में होनी चाहिए, और इसी क्रम में बदलाव हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023 के रूप में भी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को 1 जुलाई 2024 से ही लागू कर दिया गया है, जिसमें कि क्रमशः आईपीसी है, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को प्रतिस्थापित करता आया है। तो चलिए इस विषय में और अच्छे से जानते हैं और बड़े आसान भाषा में समझते हैं इसको हमारे सॉफ्ट स्टोरी के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय दंड संहिता में नवगठित सरकार द्वारा किए जाने वाले बड़े बदलाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत की आपराधिक संहिता है, जिसे पहले कानून आयोग के अनुरूप वर्ष 1860 में तैयार किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करती है। इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मूल रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था। ये तो हुई इन कानूनों की जानकारी। अब बात करें बदलाव की, तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू किए गए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त कर उसमें बदलाव करना है। ये विधेयक इस प्रकार है। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। और अब बात करते हैं कि क्या है इन बदलावों की खासियत और उनकी ज़रूरत। तो सबसे पहले जानते हैं भारतीय न्याय संहिता विधेयक के बारे में। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं। यह विधेयक आतंकवाद एवं अलगाववाद, सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित करता है। विधेयक विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में
सामुदायिक सेवा का प्रावधान करता है, जो अपराधियों को सुधारने और जेलों में भीड़ को कम करने में मदद कर सकता है। विधेयक में चार्जशीट दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई है, जिससे अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और अनिश्चितकालीन देरी को रोका जा सकता है। अब जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या है। यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रामाणिकता और विश्वसनीयता हेतु विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है। यह डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। यह विशेषज्ञ की सलाह को मेडिकल राय, लिखावट, विश्लेषण जैसे साक्ष्यों के रूप में मान्यता देता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली की मूल सिद्धांत, जिसका अर्थ है कि अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए। और अंत में कुछ बातें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 की। यह परीक्षणों, अपीलों और गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। यह विधेयक यौन हिंसा से बचे लोगों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है। यह विधेयक पुलिस को शिकायत की स्थिति के बारे में 90 दिनों में सूचित करना अनिवार्य करता है। इस विधेयक के अनुसार पुलिस को 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़िता से परामर्श करना अनिवार्य है। यह फरार अपराधियों पर न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति देता है। इन बड़े बदलावों के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में हमने देखा और जाना, लेकिन अब वक्त आ चला है कि हम अपने विशेष अतिथि से आपको रूबरू कराएं और उनसे इस विषय पर खास बातचीत करें। तो हमारे बीच में मौजूद हैं प्रोफेसर वाणी भूषण, प्रिंसिपल ऑफ पटना लॉ कॉलेज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमने जाना भी किस तरीके से भारतीय न्याय संहिता में क्या कुछ निहित है, लेकिन चूंकि हम आपसे बहुत सारी जानकारी आज एकत्रित करना चाहेंगे, तो इसी क्रम में सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है और उसमें क्या कुछ निहित है हम सभी नागरिकों के लिए। जी, सबसे पहले दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज की यह जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उसी क्रम में मैं 2 वाक्य बताना चाहूँगा। हमारी कानून और हम लोग, और इंश्योरिंग जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय की सुगमता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो निर्माण है वो किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो कि 1860 से लागू था, जिसको कि लॉर्ड मैकाले ने ड्राफ्ट किया था, और वह जो ब्रिटिश जो एम्पायर है, अपने जो औपनिवेशिक जो राष्ट्र है उनको नियंत्रित करने के लिए बनाया था। उनका उद्देश्य था जहाँ पर भी यह न्याय व्यवस्था लागू होगी वहाँ पर उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, वहाँ पे शक्ति क्या होंगे पुलिस के, कोर्ट्स के, और जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट क्या है उसको ऑपरेट करना था। जबकि उनका यह जो लीगल प्रोविज़न था वो पिनल सेंट्रिक था, दंड देने के लिए वो केंद्रित था। जबकि नया जो भारतीय न्याय संहिता बनी है वह सिटीजन सेंट्रिक है, वह जो है विक्टिम सेंट्रिक है, और वह सभी व्यक्तियों के जो जीवन का अधिकार है, उनकी जो आज़ादी है, उनको सुगमता से कैसे जी सकते हैं, इस पे आधारित है। इसमें ही जो लीगल जो प्रोसीजर्स है उसको सिंप्लीफाई किया गया है, उसको सरलीकृत किया गया है। इसके साथ साथ
जो कंटेम्प्ररी नीड्स है, हमारी जो समसामयिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, खास करके जो हम भारत के लोग की जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं कि एक ईज ऑफ जो लिविंग है, जो अपने जीवन यापन को सुगमतापूर्वक जो है वो जी सके, इनको स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय में अपने बहुत सारे निर्णयों में कहा है, स्पीडी जस्टिस की बातचीत की है, जिसको कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है, जिसमें बदलाव लाए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें इसका समावेश किया गया है। हम सब लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ है, जो एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है, उनको नियंत्रित करना देश की सुरक्षा है, देश की संप्रभुता, देश की जो अखंडता के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार के जो संगठित क्राइम हैं उसको कैसे डील किया जाए, उनके लिए कैसे अपराध को परिभाषित किया जाए, उनके लिए दंड की व्यवस्था किया जाए। इसके साथ साथ जो कम्युनिटी जो सर्विस है उसको भी इंक्लूड किया गया है, और ख़ास करके जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं जो कि वनरेबल ग्रुप में आते हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो कैसे की जाए, इसको भी समाहित किया गया है। और इसी के साथ ये भारतीय न्याय संहिता जो इंडियनाइज्ड है, जो भारतीयकरण है, जो कॉलोनियल जो पीरियड में बने हुए थे और बहुत दिनों के बाद जो उसमें टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और जो एक्सेसिबिलिटी है, ऐसे जो तत्व है, फॉरेंसिक जो एविडेंस है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एविडेंस है, उनको भी कैसे स्थान दिया जाए, इन सभी बातों को समावेश भारतीय न्याय संहिता 2023 में किया गया। क्या बात है, आपने तो मुख्य रूप से सारी बातें समझाई हैं। और लेकिन आपने एक बात जिक्र किया कि आईपीसी से जो है भारतीय न्याय संहिता BNS वो बहुत अलग है, और अलग बनाने के लिए, बदलाव करने के लिए, सुधार करने के रूप में इसको लाया गया है। तो किस प्रकार अलग है, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। जी, हम लोग सब जानते हैं कि जो भारतीय दंड संहिता, उसके नाम में ही सम्मिलित है दंड। इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक सर्वेंट को इस प्रकार से ट्रेनिंग और उनकी जो कानूनी व्यवस्था किया गया था, जिससे कि वो अपने जो शासन है उसको सुगमतापूर्वक चलाई जा सके। उनके विचार में लोक कल्याण का जगह नहीं था, जो पब्लिक वेलफेयर नहीं था। हमारे जो राष्ट्र के जो लोग हैं उनकी जो लाइफ लिबर्टी का जो पक्ष है, वो अवधारणा ब्रिटिश एम्पायर के नज़र में नहीं था। इन सभी बातों को दूर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो उसके आ जाने के बाद व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के जो बदलाव आए हैं, परिवर्तन आए हैं, उनको जोड़ा जाना था। और अभी हम तुरंत बता ही रहे थे कि जो विक्टिम सेंट्रिक, जो पीड़ित व्यक्ति है, उनको न्याय कैसे मिल सके, और ख़ास करके नागरिक केंद्रित, हमारे जो नागरिक है, जो इंडियन पिनल कोड है जिसका बदल करके भारतीय न्याय संहिता बना है, उसका उद्देश्य ही है कि जो व्यक्ति के जो जीवन है, उनकी जो आज़ादी है, वो सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सके, सबके लिए न्याय सुलभ हो सके, कोई भी जो व्यक्ति है वो पीड़ित नहीं रह सके, और जो अपराध करने वाले व्यक्ति है समाज में उनको दंड मिल सके। इन सारी व्यवस्थाओं को ये भारतीय जो न्याय संहिता है उसमें समावेश किया गया है। और बहुत सारे जो पेटी ऑफेंसेज थे जो कि रिडंडेंट हो चुके थे, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सेडिशन, राजद्रोह को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा जो गैंग रेप है, एक बहुत बड़ी जो ये समस्या हमारे राष्ट्र में देखने को मिल रहा है, और उसको बहुत ही मजबूती तरीके से लड़ने की ज़रूरत है। और इस भारतीय न्याय संहिता में उसके लिए कंपल्सरी डेथ सेंटेंस का प्रावधान बनाया गया है, जो कि पहले नहीं था। वो जो रेप की जो परिभाषा थी, उसके लिए जो दंड थे वह बहुत ही कठोर नहीं थे, वो कठोर रखे गए हैं। और इसके अलावा जो अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड, खास करके ऐसी कुछ घटनाएं हमारे समाज में आ रही थी, जहाँ पे 12 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके माँ पिता किसी तरीके से या तो छोड़ दे रहे हैं, या अनाथ की स्थिति में उनको रख दे रहे हैं, या उनके जो केयर टेकर है नहीं कर पाते हैं। उनके लिए भी विशेष प्रावधान रखा गया है कि वैसे जो बच्चे हैं उपेक्षित नहीं रह सके। और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो ड्रग्स एब्यूज है, और जो साइबर बुलिंग है, और साइबर जो क्राइम्स है, और इस प्रकार के जो और भी जो टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद जीवन में इस प्रकार के बहुत सारे जो अपराध की नई नई जो
श्रेणी जन्म ली है, उनको भी टैकल करना आवश्यक था और भारतीय न्याय संहिता में लाया गया है। और जो इंडियन पिनल कोड एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट था जिसमें कि 511 सेक्शन थे जो कि कुछ अननेसेसरी थे, अनावश्यक थे, उनको हटा करके अब 338 जो धाराएं में वह उपबंधित हो गई है। और जो खास करके जो कम्युनिटी सर्विस है उनको भी लाया गया है, जहाँ पे कोई ब्राइबरी पब्लिक सर्वेंट करते हैं या कोई चोरी जो कि 5,000 रुपये से कम मूल्य की है, तो वैसे मामले में उनकी कम्युनिटी सर्विस के माध्यम से उनको दंड दिया जाना है, कठोर दंड नहीं दिया जाना है। क्योंकि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है वो ऑलरेडी बहुत ही प्रिजन में ओवर क्राउडेड है, स्पीडी जस्टिस है, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करना है और इस तरीके से महिलाओं बच्चों के लिए और भी कानून की व्यवस्था करनी है। तो जो पहले का इंडियन पिनल कोड था भारतीय न्याय संहिता में इस प्रकार के बदलाव नहीं लाए। विशेषकर आपसे जानना चाहूँगी कि गंभीर जो जुर्म है उसमें दंड के जो अवसर हैं, जो दंड मिलते हैं, उनमें कैसे वृद्धियाँ की गई हैं? जी, जो दंड है खास करके महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में, जहाँ पे महिलाओं को डिसीटफुल मीन्स से धोखाधड़ी कर करके कि उनको नौकरी देंगे और उस प्रकार से उनका जो एब्यूज है, सेक्सुअल जो एक्सप्लॉयटेशन है, गैंग जो रेप है, मॉब जो लिंचिंग है, उसके कई आधार हो सकते हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इनके आधार पे उनको तो समावेश कर करके उनके दंड के प्रावधान को बढ़ाया ही गया है। और ख़ास करके बच्चों के लिए जो चिल्ड्रेन है, जो हमारे राष्ट्र के कर्णधार हैं, जिनका पूरा जीवन बाकी है, वो उनको दंड, उनके प्रति जो अपराध है, बच्चों के प्रति जो अपराध है, उनके मामले में एक स्पेसिफिक स्ट्रिंजेंट जो है कानून बनाया गया है, पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड्स एक्ट, जिसके अंतर्गत जो बच्चे हैं 18 वर्ष से कम हैं, जो कि अपराध में जो सम्मिलित होते हैं, वैसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, जहाँ पे उनको रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट दे करके, सुधारात्मक, क्योंकि बच्चों को यदि हम पनिश करेंगे और उनको हम प्रिजन में रखेंगे तो जो आदतन जो अपराधी हैं उनके साथ तो और वो हार्डेंड हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। इसलिए उनके मामले में दंड का व्यवस्था रिहैबिलिटरी है, रिफॉर्मेटिव है, सुधारात्मक है, पुनर्वास के तरीके से उनको सुधार करके फिर से समाज के मुख्य धारा में उनको लाना है, न कि उनको जो है आदतन जो अपराधी की श्रेणी में लाया जाए, जिसके लिए एक विशेष कानून बनाया गया है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ये तो हुआ कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे अपराध करते हैं, लेकिन वैसे बच्चे जिनके प्रति अपराध होता है उनके लिए पॉक्सो है। अब यह जो अपराध करने वाले कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके प्रति अपराध 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी कर सकते हैं, या 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो मेजर है, जो वयस्क है, वो भी कर सकते हैं। तो ये जो संख्या है, वो ये अपराध की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और इसके लिए एक खास कानून जो पॉक्सो जो एक्ट है, जिसके नाम से जानते हैं, और इसके लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है। पॉक्सो एक अलग न्यायालय बनाया गया है, उसके अलग जो है स्पेशलाइज एक्सपीरियंस जज होंगे, जो कि इस प्रकार के मामले को देखेगी, उसका ट्रायल करेगी, उसका विचारण करेगी। और उनके लिए दंड का जो प्रावधान है बहुत ही रिगरस रखा गया है। जो पेटी ऑफेंसेज है उनके लिए कम, लेकिन जो बहुत ही घृणित अपराध है, जो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर किस्म के जो अपराध है, उनके मामले में मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान रखा गया है, जो कि बच्चों के सेक्सुअल एब्यूज, ट्रैफिकिंग या किसी भी तरीके से उनका जो है शोषण यदि करता हो, तो वो पॉस्को जो एक्ट है उनके अंतर्गत उनको दंड देने की व्यवस्था की गई है। तो दो पक्ष है बच्चों का, एक तो जो बच्चे अपराध में सम्मिलित हो जाते हैं तो उनको केयर एंड प्रोटेक्शन, उसका नाम ही है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन, और जो बच्चे जिनके विक्टिम हो जाते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनके लिए पॉक्सो एक्ट है, जो कि कोई भी व्यक्ति जो कि उनके इस प्रकार के शोषण में सम्मिलित है, वो वयस्क हो सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही रिगरस पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, जो कि 3 वर्षों की सज़ा से लेकर के मृत्यु दंड तक की भी सज़ा का
प्रावधान है। और जैसे जैसे ऑफेंस का जो मैग्नीट्यूड है उसका परिमाण बढ़ता चला जाएगा, सजा का दर जो है वैसा ही बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि बच्चों के प्रति जो अपराध है उसको समाज में कम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल कम किया जाए, और तभी तो समाज में सुधार भी हम देख पा रहे स्वस्थ हैं, समाज का निर्माण किया जा बिल्कुल किया जा रहा है। और मैं चाहूंगी कि जाते जाते हमारे दर्शकों को आप एक संदेश देते जाएं। जी, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ है, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है वह बढ़ते चले गए हैं, और इसके साथ साथ जो ग्रेटर मोबिलिटी हो गई है, वैसी स्थिति में हम सभी लोगों को सतर्क रहना होगा। जो कानून है उनको जानना आवश्यक है, और इसके साथ साथ हम सभी मिल कर के अपना कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे और अधिकारों के प्रति भी सजग रहेंगे, तभी एक स्वस्थ जो है समाज का निर्माण कर सकते हैं। आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे तो स्वाभाविक है दूसरे व्यक्ति का जो अधिकार है वो सुनिश्चित हो पाएगा। क्या बात है, बहुत खूब आपने बात कही कि हम अपने कर्तव्यों का वहन करें और खुद सजग रहें, और तभी दूसरे का अधिकार सुनिश्चित हो तभी हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पधारने का, इतनी सारी बातें जानकारियाँ साझा करने के लिए शुक्रिया। आप सभी जी हाँ दर्शकों, तो हमारे साथ जुड़े रहें बहुत ही ख़ास मेहमान, बल्कि एक नहीं दो, और हमने जाना आज किस तरीके से संवैधानिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार कार्यरत हैं, और इसी के साथ साथ हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 के विषय में भी जाना। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये लिख भेजने का वक्त हो चला है, तो फटाफट से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। और डीडी बिहार अनवरत पर कार्यक्रमों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, जिसमें कि शाम के 5:30 पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और यूं ही मुस्कुराते रहिए, यूं ही चहकते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।